नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। हाँ। वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। दक्षिण भारत के 3 प्रदेशों में एक के बाद एक जिस तरह से गवर्नर और सरकार के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ है, वो अपने आप में अब एक बड़ा क्राइसिस का रूप लेता जा रहा है। सबसे पहले तमिलनाडु में नेशनल एंथम, स्टेट एंथम के बाद नेशनल एंथम न पढ़े जाने के विरोध में तमिलनाडु के गवर्नर रवि ने वॉकआउट किया विधानसभा का। ऑब्वियसली इसको लेकर के प्रदेश की जो सरकार है वो हंगामा करेगी और अपने हिसाब से बात करेगी, और ये आरोप लगाया जाएगा कि ये असंवैधानिक काम था, जबकि नेशनल एंथम ना पढ़ा जाना भी उतना ही असंवैधानिक है जितना बाकी कोई चीज़ हो सकता है। अब उसके बाद केरल में भी ऐसी ही बात हुई, जब केरल असेंबली में जो बजट सेशन था उसके जो ज्वाइंट सेशन का में अभिभाषण होता है, उसमें गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने कुछ अंश जो उनके भाषण का कुछ अंश था उसको उन्होंने नहीं पढ़ा, उसको उन सेंटेंसेस उसको नहीं पढ़ा। बाद में उसको पिनरई विजयन ने जो है वो पढ़ा। जो इसमें जो पैराग्राफ 12, 15 और 16 थे, उसमें जो है गवर्नर अर्लेकर ने कुछ संशोधन के साथ उसको पढ़ा, जिसको बाद में रिपीट किया पिनराई विजयन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब तीसरा मसला है वो कर्नाटक का है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और वहाँ पर जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने पहली लाइन और आखिरी लाइन पढ़ी, बीच का पूरा जो है वो उन्होंने नहीं पढ़ा और वॉकआउट कर दिया। अब इस वॉकआउट को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट हैं। एक तरफ ये बात कही जा रही है कि जो राम जी है उसमें उसको लेकर के प्रदेश सरकार ने इस तरह की बात कही कि वो फैक्चुअली जो चीज़ें था वो असंवैधानिक था, इसलिए उसको गवर्नर के तौर पर पढ़ा जाना ठीक नहीं था। और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है थावरचंद गहलोत पर कि ये संवैधानिक डेडलॉक, मतलब संवैधानिक ब्रेकडाउन है, और आर्टिकल 176 और 163 का वायलेशन है। भारत के संविधान के 176 और 163 आर्टिकल का वायलेशन है। अब ये पॉलिटिकल स्लग फेस्ट पे आने से पहले बात ये करते हैं कि राम जी जो मनरेगा को रिप्लेस किया गया है उस पर विरोध है। अब इसमें पहले तो ये कि बार बार इसमें गांधी का नाम लिया जाता है, तो कि ये महात्मा गांधी के नाम पर ये जो है पूरा का पूरा उस कानून का नाम रखा गया था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, उसको रिप्लेस किया गया है राम जी के तहत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये कानून बना था तब उसमें शुरुआत के समय में, उस समय कहीं भी गांधी का नाम इसमें नहीं था। तो क्या पहले जो था वो ठीक था या बाद में
इसको पॉलिटिकल टूल बनाने के लिए गांधी का नाम डाला गया। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एक ऐसा कानून जी राम जी जो है उसको उसको संसद ने पास किया है, तो क्या उस कानून के बारे में को विधानसभा में उस पर उसके बारे में कोई बात कहना, उसकी आलोचना करना या उसको ना लागू करना या उसकी करना, क्या ये जो भारत की संसद है उसकी और संविधान की अवमानना नहीं है? ये संविधान से अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है कि वो कानून बना सकती है, और वो वेल विद इन गवर्नमेंट्स राइट था कि उन्होंने कानून बनाया है। अब चाहे सरकार के तरफ से ऐसे कानून, चाहे वो सीएए को लेकर के हो, चाहे वक्फ को लेकर के हो, चाहे अब जी राम जी को है, इसको लेकर के जो अपोजिशन की सरकारें हैं वो बखेड़ा खड़ा करती रही हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की सरकार ने बोला था कि वक्फ लागू नहीं करेंगे, सीएए नहीं लागू करेंगे, किसान बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलता है। आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, आप उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन जो कानून संविधान के तहत पास हुआ है उस कानून के बारे में इस तरह की बातें या इस तरह के जो तरीके हैं कि उसको गवर्नर के स्पीच में डाल दिया जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वायलेशन, ये भी वैसा ही वायलेशन है। लेकिन इस वायलेशन को अवॉइड, इस वायलेशन की बात लोग करने से कतराते हैं। अब चाहे कर्नाटक की सरकार जो है वो इस सब मामले में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। वो लगातार हिंदुत्व को, लगातार वक्फ को लेकर के, या अभी और कानून बनाया है उन्होंने जिसमें वो जो वाक स्वतंत्रता है उसको भी कर्टेल करने का कानून लेकर के आई है, जिसकी भी आलोचना हो रही है और ये लगातार हो रहा है। मतलब इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि कुल मिलाकर के ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें मुझे भाजपा से या केंद्र सरकार से कन्फ्रंटेशन करना तो एक पक्ष है, उसका दूसरा पक्ष ये है कि सिद्धारमैया इस तरह की बातें करके या इस तरह की चीज़ें ले करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी को या बीजेपी द्वारा बनाए कानून को उसकी मुखालफत करते हैं, और उसकी मुखालफत बहुत ज़ोरदार तरीके से करते हैं, और ये करके वो जो गांधी परिवार है उसको प्लीज़ करना चाहते हैं। ये लंबे समय से सिद्धारमैया करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस काम को डीके शिव कुमार भी करते हैं। डीके शिव कुमार ने तो गांधी परिवार को अपना भगवान ही बना दिया था। अब एक और बात जान लीजिए, मैं ये बात ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें उन्होंने ये इस कानून पर कुछ बात वो कहना चाह रहे थे, लेकिन इस कानून में के नाम में चूंकि राम का नाम आ रहा है, जी राम जी है, तो वो इस कानून का नाम तक लेने के लिए नहीं तैयार हैं। राहुल गांधी को इतनी घृणा है राम के नाम से। नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? जी ग्राम जी, क्या है? ग्राम जी, पता नहीं क्या। हाँ, और वैसा ही कर्नाटक की पूरी सरकार के साथ है। चाहे वो जो खड़गे साहब मिनिस्टर हैं, प्रियांक खड़गे साहब हैं, उनके पिताजी का तो बहुत सारा इस तरह का ही है मामला, या सिद्धारमैया हैं, वो भी इस तरह की बात करते हैं, बीजेपी को हिंदुत्व से जोड़ते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ बात करते हैं। अब राहुल गांधी ने जिस तरह की बात की, ग्राम और राम जी को ग्राम जी कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो मुंह से राम तक का नाम लेने से उनको
परेशानी है। ये हाल है कांग्रेस की हिंदू घृणा का, और विशेष रूप से राहुल गांधी या उनके और परिवार के लोगों का राम के बारे में। खैर, तो अब ये जो मसला निकल करके आया है, चाहे जी राम जी किया पर विरोध, लेकिन ये विरोध हुआ है। अब 3 जो है गवर्नर इस उसमें है, रवि अर्लेकर साहब और ये थावरचंद गहलोत। तो तीनों ने जो गवर्नर का अभिभाषण होता है उसका उसको मतलब उसमें जो विधानसभा है उसका वॉकओवर मतलब वॉकआउट किया। और कर्नाटक में तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो उनके जो जॉइंट सेशन के दौरान कि एमएलएज और एमएलसीज ने घिराव किया गवर्नर का, और यहाँ तक कि उन पर झपट्टा मारने जैसी कोशिश की, जिसके कारण वहाँ पर सुरक्षा बलों को बुलाना पड़ा, और सुरक्षा बलों को एमएलएज को और एमएलसीज को रोकना पड़ा, जिससे कि वो बाहर जा सके। अब इसमें बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि चूँकि कर्नाटक इस तरह की आलोचना गवर्नर की सिर्फ इसलिए कर रही कि चूँकि वो दलित हैं, अब उसके बचाव में प्रियंक खड़गे आ गए। लेकिन कुल मिला करके एक ये संवैधानिक क्राइसिस खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और जानबूझ करके ऐसी चीज़ों को प्रेसिडेंशियल जो गवर्नर के स्पीच में ले आया जा रहा है जिससे विवाद पैदा हो, जिससे विरोधाभास पैदा हो। उसका एक और उदाहरण अभी देते हैं। जब एक बिल को लेकर के विवाद हुआ था कि प्रेसिडेंट जो गवर्नर है वो बिल नहीं रोक सकता है, उसके बाद तमिलनाडु की सरकार अदालत गई थी, और अदालत ने ये निर्णय दिया था कि जो गवर्नर है उसको लिमिटेड टाइम के अंतर्गत, मतलब 3 महीने का टाइम दिया गया है, उसके से ज़्यादा तक वो किसी बिल को नहीं रोक सकते हैं। इसका मतलब ये कि कोर्ट ने रूलिंग देती थी कि अगर प्रेसिडेंट के पास भी वो बिल भेज दिया गया है तो प्रेसिडेंट को उसको अप्रूव करना पड़ेगा। इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को गई, और बड़ी बेंच ने फिर आदेश दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो एरोनियस था, और राष्ट्रपति को कोई इस तरह का बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आ सकता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन प्रदेश के लोग हैं, ये जो जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में जो है वो ऐसी स्थिति है जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा की जा रही, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जानबूझ करके पैदा की जा रही है, जिससे कि विवाद पैदा हो, और विवाद पैदा करने का ही इस पूरे उसमें मंशा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।